हेलो टू ऑल, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मज़े में होंगे, बढ़िया मस्त। आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ? आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इकोनॉमिक लॉ का चैप्टर नंबर 6। बहुत छोटा चैप्टर है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स। अब देखो, छोटा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम दूसरे चैप्टर्स को इस चैप्टर से कंपेरिजन करते हैं ना, तो हमको पेजेस कम मिलते हैं। बाकी काफ़ी सारे चैप्टर्स में जहाँ हमको 100 से अबाउ पेजेस दिखते हैं, वहाँ यहाँ हमको 53 पेजेस दिखते हैं। तो 50 पेजेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो हमको लगता है छोटा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि कोई चैप्टर जो होता है वो छोटा नहीं होता है। 50 चैप्टर्स भी हमारे लिए बहुत होते हैं। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आपको इस चैप्टर का समरी दे दूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप 10-15 मिनट 20 मिनट में क्या कर सके, इस पूरे चैप्टर को एकदम रिवाइज कर सके। देखो, अब आप कहेंगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम में कोई चीज़ रिवाइज करने की नीड क्यों होती है। अब आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ गड़बड़ लग सकती है, गला ख़राब है, बट हाँ, मैं चाहती थी कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड हो, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले अगर हमने 15-20 मिनट भी सुन लिया ना, तो हम काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर बैठेंगे। और इससे हमें पता है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हमने एग्ज़ाम में ऐसा ही एमसीक्यू या एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखा, तो मैं इसी सीरीज़ को लेकर आपसे जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। अब यहाँ एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। सो डोंट वरी, ट्रस्ट ऑन मी। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगी करेक्ट होगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होगी वो राइट होगी, और सारा का सारा डेटा जो होगा वो बुक में जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोहिबिशन। क्यों लगाया इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इन सब को जानने से पहले ये जानने की ज़रूरत है कि बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि बताओ बेनामी ट्रांजेक्शन क्या है। और उस टाइम पर अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप उस पर्सन का नाम नहीं लिख पाएंगे जिसने बेनामी ट्रांजेक्शन किया। तो बेनामी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ए ने क्या किया, बी से प्रॉपर्टी खरीदी। किसने खरीदी? ए ने। तो मनी किसने पे करी? मनी जो है वो ए ने पे करी। लेकिन यहाँ पर सी जो है यहाँ पर क्या बोला? ए ने प्रॉपर्टी खरीदी सी के नाम पर। नाम किसका है? सी का है। प्रॉपर्टी किसने खरीदी? इसने खरीदी। किससे खरीदी? बी से खरीदी। इसमें होता क्या है, जब पैसा ए दे रहा है तो प्रॉपर्टी भी तो ए के नाम पर होनी चाहिए, लेकिन नाम किसका है? सी का है। और ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा कि पैसा देने वाला कोई और बंदा और प्रॉपर्टी किसी के और के नाम पर होगी? तो क्या हर बार ऐसा होगा कि उसे हम बेनामी ट्रांजेक्शन मान लेंगे? और मैम, अगर आप ये स्ट्रक्चर बता रहे हो तो ऐसा होता क्यों है? देखो, ए जो है, मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी है, अपन ले लेते हैं ये विजय माल्या है। बहुत पैसा है इसके पास, बहुत बड़ा आदमी, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन ये ए जो है, ये विजय माल्या जो है, ये नहीं चाहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो और ज़्यादा अपने अपने नाम पर खरीदे। बेनिफिट अल्टीमेटली यही लेना चाहता है। तो ये क्या करता है, अपने ड्राइवर्स के नाम पर या अपने किसी जो भरोसेमंद पर्सन होते हैं उनके नाम पर प्रॉपर्टी कर देता है। और अल्टीमेटली यूज़ तो वही करता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा इसका ड्राइवर है, ठीक है, इसका ड्राइवर है ये, जो इसकी कार चलाता है, बोला ड्राइवर ले तेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी कर देते। अब ड्राइवर जो है वो बहुत छोटा इंसान है, तो ये भी गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आएगा। विजय माल्या भी बच जाएगा कि उसके पास जो प्रॉपर्टी वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, और बेनिफिट तो वो बहुत सारा उठा रहा है। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या, ये जो ए पर्सन है, ये किसी भी थर्ड पर्सन के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जहाँ इंडिया बहुत ही कल्चरल, बहुत ही रिचुअल्स यानी कि रिलीजियस नेचर का है, ठीक है। रिचुअल्स क्या? रिलीजियस नेचर का। यहाँ पर क्या होता है ना, स्पाउस के नाम पर हम प्रॉपर्टी ना खरीदे? क्या हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पर या वाइफ अपने हस्बैंड के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता क्या? उसी तरीके से क्या एक पिता अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? काफ़ी सारी बातें भी आपके भी मायने में आती है। तो उसी एक्सेप्शन को लेकर देखो, इन्होंने इसी डेफिनेशन में बाद में क्या किया, एक्सेप्शन दिया। इसी डेफिनेशन में एक्सेप्शन दिया कि भाई बेनामी ट्रांजेक्शन हम नहीं मानेंगे। अगर आप इनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या हो रहा है, अगर आप इनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो डोंट वरी, हम क्या नहीं मानेंगे, हम नहीं कहेंगे कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन है। तो इन्होंने उस एक्सेप्शन के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं आपको पेज नंबर भी दे रही हूँ, आप क्या पता आपके माइंड में सेट हो जाए। ये जो मॉड्यूल है मेरे पास May 22 का और ऑनवर्ड का लेटेस्ट मॉड्यूल है, तो डोंट वरी। अब यहाँ पर पेज नंबर 6.7 पे आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। क्या हो रहा है? अच्छा, इरेजर चल रहा है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है।
ठीक है, अब सुनिएगा 6.7 पेज नंबर पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जिसके अंदर आपको एक्सेप्शन मिलेगा इस चैप्टर के। क्या एक्सेप्शन है उसमें? सबसे पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई कर्ता जो है, अगर कर्ता है या फिर कोई मेंबर ऑफ HUF है, ठीक है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है तो हम इसे नहीं मानेंगे कि वो बेनामी है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी HUF ने खरीदी अपने किसी मेंबर के नाम पर या कर्ता के नाम पर तो चलेगा। उसी तरीके से आपने फिड्यूसरी कैपेसिटी में खरीदी, यानी कि यहाँ पर होता है कि आपने एज ए फिड्यूसरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने एक गुड फेथ में किसी पर्सन को देने के लिए जिसमें कंसिडरेशन पेड किया है आउट ऑफ नॉन सोर्स, ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है फिड्यूसरी कैपेसिटी। फिर आपको याद रखना है कि स्पाउस और चाइल्ड बता दिया, और एक और आप बोलोगे कि चलो स्पाउस और चाइल्ड तो कवर कर लिया, लेकिन ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट ये भी तो होते हैं। इनको बोला है कि भाई साहब ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट जो है ये भी अगर आप इनके भी नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन फिर जॉइंट ओनर। देखो क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इनका मानना है कि भाई आपके ब्रदर सिस्टर के नाम पर, क्योंकि वो खुद भी तो इंडिपेंडेंट होंगे, आप ये मानकर चलिए। इन्होंने एक बार के लिए स्पाउस और चिल्ड्रन को ये लॉ बनाया होगा ये थिंकिंग के साथ कि भाई स्पाउस या चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट मान लो, तो एक काम करो उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना खरीद लो। लेकिन ब्रदर सिस्टर जो आपके बड़े हैं आपके छोटे, वो ऑब्वियसली जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो आप पर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो एक काम करिए उनका जो है अगर उनके साथ भी लेना चाहते हो तो फिर जॉइंट ओनरशिप में ले लो। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो जॉइंट ओनर में ले लीजिए, क्या दिक्कत है। और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी कंसीडरेशन है, ये एक्सेप्शन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इनका जो कंसीडरेशन है वो क्या होना चाहिए, नॉन सोर्स होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि सोर्स पता ही ना हो। नॉन सोर्स का मतलब होता है कि ये विजय माल्या को पता होना चाहिए था कि वो पैसा कहाँ से आया है। पक्की बात है। तो ये जो है ये एक मोटा कवरेज आपको दे देगा कि अगर बेनामी ट्रांजेक्शन है तो कौन किसके साथ कैसे करता है। अब इसमें क्या होता है, 2-3 नाम आते हैं, सिर्फ आपको वो नाम जो है मेरे साथ समझने हैं। सर वो नाम जो है वो क्या ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए बेनामी ट्रांजेक्शन तो पता है, बेनामी प्रॉपर्टी जो है उसमें एक होता है बेनिफिशियल ओनर, एग्जाम में ऐसे ही पूछते, ठीक है। क्या पूछते मैं बताती हूँ, रुको। बताओ बेनिफिशियल ओनर का मीनिंग क्या होता है या फिर बेनामीदार का मीनिंग क्या होता है। और फिर आपको पता होना चाहिए, उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि यार बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, बेनामीदार कौन होता है। तो देखो बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर हमारे केस में कौन होगा, विजय माल्या। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही नाम लिखने। बेनामीदार कौन होगा, बेनामीदार यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, ये सी दार, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो उसका यूज़ कर रहा है, वो है विजय माल्या। लेकिन बेनामीदार जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है वो बेनामीदार, ठीक है। तो वो जो है इस केस में सी है। तो आपको बेनिफिशियल ओनर भी एग्जाम में पूछ सकते, बेनामीदार भी पूछ सकते। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो पेमेंट कर रहा है, और बेनामीदार जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है। क्लियर इट। तो मैंने आपको जो टर्म्स एग्जाम में आती है वो बता दी। अब देखो बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे ना कि ये बेनामी प्रॉपर्टी होती है, जनरली ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर दी जाती है, बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर कर दी जाती है, यानी कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें यार ए सी के नाम पर प्रॉपर्टी कर रहा है। सी तेरा क्या लगता है यार, ड्राइवर है। तो फिर ऐसे पर्टिकुलर मामले, ऐसे पेचीदे मामले जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं कि इसका मतलब जो ज़मीन खरीदी है वो क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी है, और फिर हमने उसके नॉन सोर्स पर। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बताता है ना, जैसे जो कहता है वो पर्सन ये प्रूफ करता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई तीसरी बंदी में मैं कहती हूँ कि यार ये ए और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो बेनामी है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो बेनामी कैसे है, कैसे ए ने सी के नाम पर प्रॉपर्टी करी, कैसे सी उसका ड्राइवर निकला, ये सारी बातें मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात समझिए। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो एक्सेप्शन में डाल रखे हैं इन्होंने,
बट ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, देखो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स मतलब कि क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए इसी ट्रांजेक्शन को समझना, मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर बी ने क्या किया है, ए को प्रॉपर्टी सेल करी और ए ने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी भी पे किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका, पैसा भी ए नहीं दिया, तो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। यहाँ कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप इसे बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ऐसा तो प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, खरीद रहे, है ना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं डरते कानून से, क्या कर लेगा ये एक्ट, है ना, क्या कर लेगा ये एक्ट। अगर हमने ये ट्रांजेक्शन कर भी लिया तो आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे। अब आपके माइंड में आएगा मैम ऐसा मत बोलिए, इनके पास बिगाड़ने को बहुत कुछ है, वो लोग हमारे ऊपर फाइन लगा सकते, हमको जेल में फिट कर सकते, लेकिन कितने सालों के लिए कर सकते, ये एक्ट बताता है क्या। तो ये एक्ट कहता था कि अगर ऐसा कोई बेनामी ट्रांजेक्शन दिखता है और अगर ऐसा कोई बेनामी ट्रांजेक्शन प्रूफ हो जाता है तो पनिशमेंट, सुनिएगा, तो फिर है पनिशमेंट। आप बोलेंगे क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट जो थी पहले वो थी 3 इयर्स और फाइन और बोथ, लेकिन नाउ अडेज, ध्यान से सुनना, बाद में अमेंडमेंट हुआ, ये चैप्टर भी अमेंड हुआ और 16 के बाद तो यहाँ पर पेनल्टी पता है इन्होंने क्या कर दी, बहुत ज़ोरदार। इन्होंने बोला गिगोरियस नहीं हो, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट जो मिनिमम 1 साल और मैक्स टू मैक्स 7 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। तो 1 साल से लेकर 7 साल, एंड पहले वहाँ और था और बोथ भी था, अब एंड लग गया दोनों। साथ के साथ आपको फाइन लगेगा, कितना लगेगा फाइन, 25%, कितना 25%, 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप मुझसे कहेंगे मैम ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी चीज़ है, ठीक है, मैं आपको ये भी डिस्कस करवाऊंगी। तो आपको क्या समझ में आया कि 25% ऑफ FMV एंड 1 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। मैम ये कहाँ लिखा हुआ है, हमें भी पेज नंबर बता दीजिए ताकि हमारे लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। ये लिखा हुआ है 6.18 पेज नंबर पर, क्लियर इट। तो ये मैंने आपको पनिशमेंट बता दी। अब आपकी पनिशमेंट इस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। क्या कैलकुलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है। उसके लिए अब मैं आपको निकालना सिखाऊंगी फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में क्या पता ये हमको फेयर मार्केट वैल्यू भी निकालने के लिए बता दे, है ना। अब हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं। अब सुनिए, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या हुआ, क्या हो रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, अभी जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको उसमें देखना है जो भी हायर होगा। अब हायर क्या होगा इन तीनों में, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने उसे कितने में एक्वायर किया था, या फिर FMV फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने आपको इक्विटी का प्राइस बता दिया, नहीं रुको, हायर मत लगाओ, अरे यार इसको हटा भी नहीं सकते, हटाओ। फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं सीधा फेयर मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन पर। फेयर मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है A + B - L इंटू PV डिवाइड बाई PE, हाँ जी यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आप 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लगाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है जितनी भी बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स है, लेकिन ध्यान रखना उस बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स में क्या नहीं आता, बुलियंस एंड ज्वेलरी नहीं आती, क्या नहीं आता, बुलियंस एंड ज्वेलरी नहीं आती है, ठीक है। इस ए वाले में क्या करोगे तुम, लेस करोगे, क्या लेस करोगे, जो इनकम टैक्स पेड है, तो इनकम टैक्स जो तुमने दिया है पर उसमें से ध्यान रखना अगर तुम्हें कोई रिफंड आ गया है तो तुम वो लेस करना, मतलब नेट इनकम टैक्स जो तुमने पे किया है उसे तुम लेस करोगे। साथ में अगर कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है तो तुम उसे भी लेस करोगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ए कंप्यूट हो जाएगा, पक्की बात है ना, ए कंप्यूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूट करेंगे ए के बाद बी। तो बी जो है वो हमने, आपको भी पता है, अरे यार
बी जो है आपको भी पता है, अभी हमने क्या किया था, बुलियंस एंड ज्वेलरी को बाहर रखा, तो बस वही बुलियंस एंड ज्वेलरी हम ले लेंगे और हम बोलेंगे या तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू या फिर उसका ओपन मार्केट वैल्यू या फिर उसका फेयर वैल्यू, जो भी हमें दे रखा होगा, ठीक है। कब का, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो प्राइस दैट द बुलियन ज्वेलरी एक्सेट्रा वुड ऑर्डिनरीली फेच सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तब उसे हम कितने में बेच सकते हैं, उसका वैल्यू। और फिर आता है जो एल आपको बताया, एल क्या कहता है, एल कहता है कि जितनी भी बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, जितनी भी बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है वो सब ले लेना, लेकिन लाइबिलिटी में से कुछ चीज़ें माइनस करोगे। उसमें सबसे पहले माइनस करोगे पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर माइनस करोगे तुम पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, फिर माइनस करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, फिर माइनस करोगे प्रोविजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। प्रोविजन ऑफ टैक्सेस में भी अगर रिफंड क्लेम हुआ है तो उसे लेस करोगे, नेट ऑफ करोगे। देखो आपके पास किताब होगी, किताब में आपको ये चार्ट जो है वो 6.14 पे मिल जाएगा, वहाँ से देखना। पर एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ कि बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ में कुल मिला के जितना भी शेयर होल्डर फंड होता है ना वो तो निकाल ही दो, पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके अलावा कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है, वो निकाल दो। उसके बाद आपके पास पक्की बात है ए प्लस, अरे यार आपके पास ए आ चुका, आपके पास बी आ चुका, आपके पास एल आ चुका। अब आपको क्या चाहिए, पी वी और डिवाइड बाय पी। ये करना मत भूलना, ये वाला मत भूलना। इतना सब कुछ कैलकुलेशन के बाद पी वी और पी निकालना भूल जाते। तो पी का मतलब होता है टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट और पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर्स। तो पेड अप अमाउंट और पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना पेड अप अमाउंट हो, कितना पेड अप का वैल्यू है, उस प्रोपोर्शनेट में हम क्या करेंगे, एफएमवी निकालेंगे और उस एफएमवी का 25% जो है वो हमें पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। पक्की बात है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको एफएमवी बता दी। अब जो मैं आपको ये बता रही थी ना हायर ऑफ, ये हायर जो है वो है इक्विटी का कैलकुलेशन। अगर आपको कभी ऐसे पूछ ले इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन, तो ये कहता है कि अगर उसका कॉस्ट है तो वो कॉस्ट, या फिर एफएमवी निकालो प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाकर, या फिर आप एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू से निकालो, उसमें जो भी हायर हो वो इक्विटी शेयर के केस में आप ले सकते हो। पक्की बात है, हाँ। अब यहाँ पर एक पार्टनर का मीनिंग दे रखा है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि क्या एक पार्टनर जो होता है, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो क्या माइनर जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या माइनर जो है वो बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर करता है क्या। तो एनी पर्सन हु बीइंग अ माइनर हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप फॉर्म में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई बंदा पार्टनरशिप में एंटर होता है तो वो सिर्फ जो होता है वो बेनिफिट्स में क्या होता है, पार्टनर होता है, लॉसेस में पार्टनर नहीं होता है, लॉसेस में पार्टनर नहीं होता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर 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 एक पार्टनर है तो वो सिर्फ आपके प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी रखता है, लॉसेस में नहीं रखता। नेक्स्ट एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है बेनामी प्रूफ होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये घर जो है वो क्या है, बेनामी है, तो क्या इस घर से आने वाला जो रेंट है वो भी बेनामी होगा, यस सर वो भी बेनामी होगा। तो कोई भी इनकम जो बेनामी प्रॉपर्टी से जनरेट होती है ना वो भी बेनामी होती है। डन। मैंने आपको पनिशमेंट बता दी, तो पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है अगर हम बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं तो ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी बता दिया। कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये बेनामी, जिसको एग्जांपल विजय माल्या की प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बोल दिया वो बेनामी है। तो क्या कोर्ट के कह देने पर और उस प्रॉपर्टी का बेनामी हो जाने पर, ध्यान से सुनना, उस प्रॉपर्टी का बेनामी हो जाने के बाद क्या इनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि नहीं ये बेनामी नहीं है। तो नहीं सर, अगर एक बार कोर्ट ने उसे बेनामी बता दिया तो उनके पास कोई राइट नहीं है विजय माल्या के पास कि वो कोई स्यूट करे या फिर कोई लीगल एक्शन ले, कोई राइट ही नहीं है, ठीक है। तो या इसमें तो ऐसा हो गया, एक तो चोरी कर रहे हो ऊपर से सीना चोरी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी बेनामी आ भी गई और आप कह रहे हो नहीं ये बेनामी नहीं है, हम तो आगे भी जाएंगे, नहीं सर नहीं जा सकते। अब आता है अगर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब अगर ऐसी कोई बेनामी प्रॉपर्टी आपने हेल्ड कर रखी है तो वो क्या हो जाती है, कॉन्फिस्केशन हो जाती है, ठीक है। अब आप मुझसे कहेंगे मैम अब पूरा बताइए कि आप जो कॉन्फिस्केशन बता रहे हैं वो कैसा क्या होता है। देखो कॉन्फिस्केशन में क्या होता है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेती है, अपने पास रख लेती है। और अगर कॉन्फिस्केशन हो जाता है ना तो फिर जो बेनिफिशियल ओनर होता है ना, जो विजय माल्या है ना, वो कांट यूज़, सबसे बड़ी बात, आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ ही नहीं कर सकते। एक बार वो प्रॉपर्टी अगर कॉन्फिस्केट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई तो प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियल ओनर है वो उसका यूज़ नहीं कर सकता, वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है। और साथ के साथ पता है क्या होता है सर, प्रोहिबिशन लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रोहिबिशन लग जाता है। किस बात का प्रोहिबिशन लग जाता है? ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। प्रोहिबिशन लग जाता है उसके रीट्रांसफ़र पर। ठीक है, तो प्रोहिबिशन लग जाता है रीट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार, कि भाई हम जो है वो उस प्रॉपर्टी का क्या नहीं कर सकते, रीट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। डन। यानी कि देखो होता क्या है ना, ये बेनामीदार है, मतलब उस केस में वो ड्राइवर था, तो अब हम क्या करते हैं, तिगड़म बिठाते हैं। ठीक है, एक सलाह मिलती है कि ड्राइवर को बोलो कि ये प्रॉपर्टी किसी को बेच दे। तो क्या ड्राइवर जो है, क्योंकि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियसली वही बेचता है, क्योंकि सामने वाला खरीदने वाला बेवकूफ़ तो नहीं है, वो देखता है कि मैं जिसकी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो उसके नाम पर है भी तो नहीं है। तो यार बेनामीदार को बोलते एक काम करो, वो प्रॉपर्टी बेच दो। तो नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। प्रोहिबिशन लग जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कॉन्फिस्केट कर लेती है, आप ना उसका यूज़ कर सकते हो ना उसे बेच सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बेनिफिशियल ओनर शेल बी नल एंड वॉइड। अगर आपने कोई ट्रांसफर कर भी दिया, चलिए मान लीजिए आपने कोई ट्रांसफर कर भी लिया ना, रीट्रांसफर नहीं कर सकते ये बता दिया, कर लिया, उसे हम क्या करेंगे, नल एंड वॉइड। खत्म बात। कौन सा ट्रांसफर? कॉन्फिस्केशन के बाद कौन सा ट्रांसफर आप कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। देखो आपको पता है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद एक स्कीम आई थी। क्या स्कीम आई थी? लोगों को बोला गया था, ठीक है, मोनेटाइजेशन से पहले बोला गया था लोगों को कि अगर आपके पास ऐसा कोई अनडिस्क्लोज इनकम है और उस इनकम से आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रखी है जिससे आप छुपा रहे हैं सरकार से, हम आपको क्या कहते हैं कि आप वो प्रॉपर्टी बता दीजिए। उसमें गवर्नमेंट ने 60-40 किया था कि 60 सरकार रखेगी क्योंकि तुमने चोरी करी और 40 हम तुम्हें दे देंगे। तो लोगों ने क्या सोचा पता है, कब तक छुपाते रहेंगे प्रॉपर्टी, एक काम करते डिस्क्लोज कर देते हैं। तो लोगों ने अपना जो जितना भी था, जिन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं कर रखा था, उन्होंने उसे डिस्क्लोज किया। तो अनडिस्क्लोज इनकम जो पहले अनडिस्क्लोज थी अब उसे डिस्क्लोज कर दी और ऐसी प्रॉपर्टी अब बता दी गई है। ठीक है, 60-40 रेशो बढ़ चुका है, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजेक्शन में नहीं डालेंगे। पक्की बात है? डन। तो ये पूरा एक सिंपल सा चार्ट था जो मैंने आपको बताया। ये आपको जो है वो क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किताब तो आप फटाफट से घुमा लोगे, लेकिन माइंड में रहेगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, जहाँ पेज नंबर रिक्वायर्ड था वहाँ पेज नंबर भी मैंने बता दिया। डन। अब नेक्स्ट आते हैं अथॉरिटीज़ के पास कि कौन कौन सी अथॉरिटी किस तरीके से एक्शंस लेती है, वो देखते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ अथॉरिटीज़ है जिसमें हम लोग एक बार शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम उन्हीं शॉर्ट फॉर्म से यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो है वो है आईओ। आईओ का मतलब होता है, जिसे हम प्यार से कहेंगे आईओ, ये इनिशिएटिंग ऑफिसर होते हैं। ये इनिशिएटिंग ऑफिसर, देखो नाम से ही लग रहा है इनिशिएटिंग, यानी कि किसी न किसी चीज़ को इनिशिएट करते होंगे ना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि किस बात को इनिशिएट करते हैं, तो सर ये अटेंचमेंट करते हैं। किसका अटेंचमेंट करते हैं? प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है वो क्या करते हैं? अटेंचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं। डन। यस सर। उसके बाद क्या होता है, डबल ए आता है। डबल ए क्या करता है? डबल ए जिसे अपन कहते हैं अप्रूविंग अथॉरिटी। ध्यान से सुनना, दिस इज अ अप्रूविंग अथॉरिटी। नाम में आप कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बोला, मैंने आपको अप्रूविंग अथॉरिटी बोला। ये अप्रूविंग अथॉरिटी जो होता है वो क्या करता है? फर्निश करता है एविडेंस। क्या फर्निश करता है? ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि ये अथॉरिटी का काम हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर आता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? सर ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या करता है? तो वो जो है वो पोजीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कॉन्फिस्केशन कौन किया? कॉन्फिस्केशन मैंने आपको ऊपर बताया किसने किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉन्फिस्केशन किया, उस कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है और जो मैनेजमेंट है,
वो इनके हाथों में चला जाता है, जिसे अपन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। पक्की बात है। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और देन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये तो पक्की बात है, ऑर्डर ही देते होगी, ऑर्डर। तो सर ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर देती है। और बाद में एटी जो है, अगर आपको वो ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है फर्दर यहाँ एटी के पास अपील में जा सकते हो। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि यार कॉन्फिस्केशन कैसे होता है, कौन ऑर्डर पास करता है कॉन्फिस्केशन का, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा अटेंचमेंट होता है। अब देखो कॉन्फिस्केशन अटेंचमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप ये भी पूछेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर से चलते हैं। ये जो होते हैं सर्टेन ऑफिसर्स के पास हमने पावर दे रखी है, ठीक है। इनके पास ये पावर है कि ये जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास ये पावर है कि भाई देखो किसी पर्सन को आपने पकड़ा, एकदम ऐसे इमेज करना, किसी पर्सन को आपने पकड़ा और आपको लगता है कि नहीं अब हमको क्या करना है, उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो ये इनिशिएटिंग ऑफिसर होते हैं, क्योंकि फर्स्ट इन्हीं का काम है इनिशिएट करना चीज़ों को, तो ये लोग इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है इनिशिएटिंग ऑफिसर नहीं मांग रहे, चीज़ें अप्रूविंग अथॉरिटी को मांगनी है तो वो भी मांग सकते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मांगनी है तो वो भी मांग सकते हैं। यानी कि तीनों के पास राइट है वो पावर, इन तीनों को पावर दे रखी है। या फिर कोई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी है, वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर क्या, किस चीज़ को, कि अगर उसे चाहिए किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट है तो उसे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसने मान लीजिए सामने वाले बंदे को बोला कि भाई तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे, और वो बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिट मोड में रख रखा है हमने अपने स्टेटमेंट जो भी है, तो विद इन 15 डेज का टाइम देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन द सेट स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। मंथ एंड के 15 दिन में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो क्या बोला मैंने बोला कि भाई साहब आई वॉन्ट डॉक्यूमेंट्स, क्या चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंट्स में हो सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम रख सकते हैं। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मोड से रख रखे हैं तो हमें विद इन 15 डेज में कब से, मंथ एंड से, एंड ऑफ द मंथ से, जब से सेट स्टेटमेंट इज रिसीव, तो विद इन 15 डेज मंथ एंड हमको क्या हो जाने चाहिए, रिसीव हो जाने चाहिए। यानी कि सितंबर में मांगे, एंड हुआ 15 दिन, उसके बाद हमें वो रिसीव हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, इम्पाउंड कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स को। देखो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अगर उन्होंने हमें दिया, क्या हम उसे इम्पाउंड कर सकते हैं। देखो इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट्स होती है, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स इम्पाउंड हो सकते हैं और रिटेन हो सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 मंथ तक कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास में आए वो 3 महीने तक अपने पास इम्पाउंड रख सकते हैं। 3 मंथ तक रख सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटेंचमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अटेंचमेंट। सर ये अटेंचमेंट का ऑर्डर इम्पाउंड अलग होता है क्या, नहीं सर एक ही है। डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं ना, जब प्रॉपर्टी अटैच होती है तो उसे बोलते हैं अटेंचमेंट, जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसे बोलते हैं इम्पाउंड। तो ये अटेंचमेंट लिखो या ऑर्डर ऑफ इम्पाउंड, मतलब कि जब से आपको ये ऑर्डर आया है ना तब से 3 महीने तक आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगता है कि नहीं हमको 3 मंथ से बियॉन्ड भी रखना है, तो आप जो है वो प्लस 3 मंथ्स बढ़वा सकते हो, लेकिन आपको उसके रीजंस राइटिंग में लिख के देने होंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड इन राइटिंग रीज़न में कि आपको क्यों उसे एक्सटेंड करवाना है, आपको ये बताना होगा। डन। सर ये 3 मंथ के रीज़न हम किसको लिख कर देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि भाई साहब 3 महीने तो ठीक है हमने देखा, हमें 3 महीने और चाहिए, तो आप ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे सकते हो, उसकी इच्छा भी बढ़ा देगा। सर आपने कहा कि अगर ये 3 महीने और एक्सटेंड करना है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल लगती है, तो इसका मतलब क्या ये 3 महीने का, ध्यान से सुनना, क्या ये 3 महीने का जो इनका अटेंचमेंट होता है, जो इम्पाउंडमेंट होता है, वो बिना किसी की परमिशन से हो सकता है, नहीं होता। पता है ये जो इनिशियल ऑफिसर होते हैं ये अटेंचमेंट करने निकल तो जाते हैं, लेकिन उसके विद इन 15 डेज में, ठीक है, 15 डेज ऑफ इम्पाउंडिंग जो आपने किया है ना, उस इम्पाउंडिंग के 15 डेज में इन्हें एए की परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। फर्दर एक्सटेंशन करना है 3 महीने का और मिलता है, उसके लिए भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लगती है। यानी कि सर आप ध्यान रखोगे इस चार्ट में ये इनिशिएटिंग ऑफिसर कोई भी काम जो है वो करेगा तो पहले एए यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेगा, ठीक है।
इसकी परमिशन लेगा। ये हुआ, तो उसने इंपाउंडिंग भी करी तो परमिशन करी, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आपने मान लीजिए इनका रिटेंशन करके रख दिया, और ये जो पूरा कंक्लूजन है इस पूरी प्रोसीडिंग्स का, जो भी प्रोसीडिंग्स अभी चली हुई थी उस पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन आ गया। जो भी कंक्लूजन आया, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया, कंक्लूजन आ गया। तो कंक्लूजन आने के 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ में, जैसे आज कंक्लूजन आया तो डेट ऑफ कंक्लूजन से 30 डेज़ के अंदर आपको ये क्या करना होगा, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने रखी है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। अब आप इसे अपने पास इंपाउंड करके नहीं रख सकते, तो 30 डेज़ में जब से कंक्लूजन आया है आपको उन्हें वापिस से सौंपना पड़ेगा, जिनका था उन्हें दे दो। अब पता है सर, ये डॉक्यूमेंट्स रखने के पास अपने पास रखने के बाद आईओ को लगता है कि नहीं सर, मुझे तो इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी या फिर मुझे तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तो क्या कर ले, इन्वेस्टिगेशन तो क्या कर ले। देखो आप मेरी बात समझना, आपको इंक्वायरी करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन करो कि कोई रोकने वाला नहीं है, करो। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, कौन कर रहा है, आईओ कर रहा है। किसकी परमिशन लेगा सर, परमिशन लगेगी डबल ए की, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लगेगी। नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझना सर प्लीज़, क्या आप एक करेक्शन करेंगे। यस, मेरे को आपको करेक्शन करवाना है, ये मेरी तरफ से ब्लंडर मिस्टेक हुआ, मुझे नहीं पता था कैसे होगा। मेरे को देखो, जो मैंने आपको इनिशिएटिंग ऑफिसर बताया है ना, प्लीज़ यहाँ पर इनिशिएटिंग ऑफिसर की परमिशन जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से मत करना, उसे काट देना। उसकी परमिशन जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी से करना। इसको कट कर दो, काट दो फटाफट से। परमिशन जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी से रहेगा। सर नाम ही है ना अप्रूविंग अथॉरिटी, जब हम सारा काम जो है वो इनिशिएटिंग ऑफिसर से करवा रहे हैं तो नाम इसका क्या करेंगे, तो ये अप्रूवल करेगा। नाम से सुनो, अप्रूविंग करेगा, अप्रूवल, नाम ही क्या है, अप्रूविंग अथॉरिटी, हर चीज़ को अप्रूवल करेगा। तो अभी तक जितना भी मैं बोली हूँ ना कि जहाँ जहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लगती है वो मेरी तरफ से ब्लंडर मिस्टेक थी, वहाँ आप क्या करेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट अगर हम 3 महीने के लिए अटेंज कर रहे हैं तो हम ए की परमिशन ले ले हैं, यानी कि वो ए जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी है। कौन है, वो है अप्रूविंग, सॉरी हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, अप्रूविंग अथॉरिटी लिखेंगे। उसके बाद जो 3 रीजंस है, 3 रीजंस जो आप रीजंस 3+3 और का एक्सटेंशन कर सकते हैं, वो भी अप्रूविंग अथॉरिटी करवाएगा। यहाँ 15 दिन का जो होता है वहाँ पर भी आप जो है 15 दिन में अगर आप उन्हें रिटर्न करके वापस से भेज देंगे ना, जो कंक्लूजन आता है 15 डेज़ आईओ जो होता है 15 डेज़ ऑफ इंपाउंडिंग, यहाँ पर भी आपको अप्रूविंग अथॉरिटी है, जहाँ जहाँ भी बोला। इसके अलावा कहाँ बोला, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर भी अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेता है कौन, आईओ जो होता है वो अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेता है। अब क्या होता है कि अगर इसको लगता है कि भाई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो भी क्या करेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन ले लेगा। और अगर अप्रूविंग अथॉरिटी पहले परमिशन दे देगी, प्रायर परमिशन, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ प्रायर चलेगा, यानी कि तुम्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पर जब तुम इंपाउंडिंग कर रहे हो तो विदिन 15 डेज़ में उन्हें बता दो, विदिन 15 डेज़ में तुम उनकी परमिशन ले लो। यहाँ पर आप पहले परमिशन लोगे और फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट करोगे। डन। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट हमें क्या बताता है, ये कहता है अब हम करेंगे अटेंचमेंट। देखो अटेंचमेंट, क्योंकि इंपाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स का हुआ, अब हम जो करेंगे ना वो अटेंचमेंट है। और अटेंचमेंट आपको भी पता है वो होगा प्रॉपर्टी का। अब जो अटेंचमेंट होता है वो कौन करता है, तो यहाँ पर अटेंचमेंट भी आईओ ही करता है, आईओ ही करेगा। लेकिन ये आईओ जो है वो क्या करेगा, किसकी परमिशन लेगा, वही डबल ए यानी कि अप्रूविंग अथॉरिटी की राइटिंग में परमिशन लेगा। तो अप्रूवल लेगा राइटिंग में, ठीक है। और ये अटेंचमेंट जो हो सकता है वो कितने दिन का हो सकता है, ये अटेंचमेंट जो है वो हो सकता है पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज़, यानी कि सिर्फ 90 डेज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, अटेंज कर सकते हो। जैसे वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट कितने दिन के लिए अटेंज किए थे, 3 मंथ्स के लिए, वैसे यहाँ पर भी 3 महीना मतलब 90 डेज़ आप अटेंजमेंट कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ विच द मंथ इन विच, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ, ये समझना, लास्ट डे ऑफ मंथ, उस मंथ के आखिरी दिन जब आपने वो प्रॉपर्टी, जब आपने क्या किया था, नोटिस भेजा था, विच द नोटिस ऑफ सबसेक्शन 1, तो आपने सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जब नोटिस भेजा था
इशू ऑफ नोटिस गया था, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ व्हेन विच द नोटिस इज इशूड। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने नोटिस इशू किया सितंबर में आपने क्या किया, नोटिस इशू किया कि भाई हम तेरी प्रॉपर्टी को अटेंज कर रहे, बता हम क्यों अटेंज ना करें, ठीक है। तो हमने जब उसे नोटिस लास्ट डे ऑफ देन इशू ऑफ द नोटिस हुआ, तो उस इशू ऑफ द नोटिस के आफ्टर रीजनिंग रिकॉर्ड्स, देखो ऐसा तो होता नहीं है कि हम उसके यहाँ गए और बोला तेरी प्रॉपर्टी अटेंज, ऑब्वियसली पहले अपन उसे नोटिस भेजते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ नोटिस इशूड, ठीक है, जब हमने उसे नोटिस इशूड किया ना, जब हमने उसे नोटिस इशू किया ना, वहाँ से हम 90 डेज़ में, वो भी लास्ट डे ऑफ मंथ, तो उस मंथ के लास्ट जो डे होता है उस लास्ट डे से 90 दिन के लिए अटेंज कर सकते हैं। टाइमलाइन देखना ऐसा होता है, यहाँ पर नोटिस दिया, यहाँ मंथ एंड हुआ, यहाँ 90 डेज डन। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर जो होता है वो ऑर्डर पास कर सकता है, किसकी, प्रायर अप्रूवल से। सबसे पहले उसे अप्रूविंग अथॉरिटी से क्या करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है, विद इन 90 डेज में वो पास कर देगा, डन। अब क्या होता है ना, सुनना, इनके पास काफ़ी सारे राइट आ जाते हैं जब वो अटेंजमेंट का ऑर्डर पास करते हैं ना, तो उनके पास काफ़ी सारे राइट आते हैं। कैसे क्या आते हैं मैं बताती हूँ, समझना। पहला राइट तो उनके पास क्या हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, पहला राइट तो उनके पास है ही है कि भाई एडजुडिकेटिंग वापस नहीं, जो आपका इनिशिएटिंग ऑफिसर है, वो इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन लेकर क्या कर सकता है, जो भी काम है वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें क्या होता है कि इनको अगर लगता था 3 के अकॉर्डिंग सब सेक्शन, यानी कि हम लोग 6.24 पे है, जहाँ पर मैं आपको 24(3) बता रही हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो इन्हें लगता था कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग जो है वो प्रोविजनल अटेंजमेंट करते, जिस जनरली इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल अटेंजमेंट। तो सर ये प्रोविजनल जो अटेंजमेंट है वो 90 डेज़ का करने के बाद इनके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती है, या तो ये क्या करेंगे, ये जो है आईओ जो है ए की अप्रूवल यानी कि अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन लेकर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस अटेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि डबल है यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, अब मैं यहाँ पर वापस एडजुडिकेटिंग लिख रही हूँ, जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल ना आ जाए, जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल ना आ जाए कंटिन्यू रखो, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे रिवोक कर सकते हैं, मतलब कि चलो ख़त्म करो उसकी प्रॉपर्टी, उसको लौटा दो, बढ़िया बात, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमने अगर प्रोविजनल अटेंजमेंट किया ही नहीं, हमने जो है वो प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं 90 दिन के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को अटेंज करना है तो कर, और या फिर हम करेंगे बोल नहीं करना तो मत कर। अब क्या होता है ना, ऐसे टाइम पर कभी जो स्टे लग जाता है ना हाई कोर्ट का, तो स्टे कभी कभी काउंटिंग के लिए आ जाता है, तो स्टे जितना टाइम लगता है उस स्टे का टाइम और प्लस 30 डेज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जब भी डेट गिनो ना तो 30 डेज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, क्योंकि स्टे लगा है, जैसे मान लो 7 दिन का स्टे लगा है, 30 डेज़ एक्स्ट्रा और गिन लो, बस वैसा, ठीक है। तुमने क्या किया है ना, एज अ इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी, अब मैं अप्रूविंग को APP लिखूंगी, ठीक है। अब अगर आईओ जो है इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन से किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, अटेंज कर लेता है, तो क्या बैठा रहेगा, नहीं सर, ये आईओ जो होता है अब क्या करेगा, अब आगे चलकर कुछ और एक्शंस लेगा। अब ये आईओ जो है वो क्या करेगा, ये विद इन 15 डेज़ में, जब जैसे उसने ये अटेंजमेंट किया ना, तो उस अटेंजमेंट के 15 डेज़ में, इस अटेंजमेंट के 15 डेज़ में ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट ड्रॉ करे, और ये स्टेटमेंट किसको दे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे, किसको दे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे। अब आता है कि यहाँ पर अगर आपने ये स्टेटमेंट किसको देना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देना है, कितने दिनों में देना है, 15 डेज़ में, ठीक है। तो अब आपको, क्योंकि देखो आप लोग ये अटेंज कर लोगे आईओ ए की परमिशन लेकर, इससे कुछ हो नहीं जाता, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पूरा मामला विद इन 15 डेज़ में आप सबमिट कर दोगे। अब अगर आपने सबमिट कर दिया तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होगा वो अब उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब वो एक्शन लेगा, वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, सबको इशू करेगा। अब आ जाओ कोर्ट, अब बोलो ऑर्डर, अब बोलो ऑर्डर,
अब क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक कोर्ट है, ये कोर्ट में ये पर्सन बैठा है, ये सबसे पहले सबको नोटिस भेजेगा, सबको नोटिस भेजेगा कि भाई अब तुम अपनी राय रखो, तुम्हें क्या लगता है, चाहे वो बेनामीदार हो, बेनिफिशियल ओनर हो, कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो, कोई पर्सन जिसका क्लेम हो, उन सबको नोटिस भेजेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू करेगा नोटिस। नोटिस कितने दिन में सर, ये कितने दिन में नोटिस इशू करेगा, 30 डेज़ में। 30 डेज़ कहाँ से काउंट करेंगे सर, जब से उन्होंने हमें, जब से वो हमें रिसीव हुआ ना, जब से वो स्टेटमेंट रिसीव हुआ, वो स्टेटमेंट रिसीव होने के विदिन 30 डेज़ में हम सबको नोटिस सर्व कर देंगे। ऑर्डर सर्विंग ऑफ नोटिस, ठीक है। तो सर्विंग ऑफ नोटिस व्हेन प्रॉपर्टी इज इन अ जॉइंट, अगर जॉइंटली है ना तो नोटिस ध्यान रखना सबको जाएगा, सबको जाएगा। अगर कोई जॉइंट है तो हर वन पर्सन, ठीक है। नोटिस टू बी सर्व एनी वन ऑफ द पर्सन। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करें, हमने नोटिस भी भेज दिया। अब हमने पता है ये ऑर्डर कोर्ट को हमने दिया है 1 साल का वक्त। कितने साल का, 1 ईयर का वक्त। 1 ईयर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग, ये हमें ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है। अब ये 1 ईयर कहाँ से गिनेंगे, एंड ऑफ द मंथ से, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ, जहाँ ये सेक्शन, जब से हमने उसको एप्लीकेशन दी ना, जब से हमने उसको एप्लीकेशन दी है ना, उस एप्लीकेशन के बाद वो क्या करता है ना, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद से, उस आइडेंटिफिकेशन के 24 प्रोविजनल अटेंचमेंट के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 1 साल तक उनके पास रहता है, उनको जो भी, वो क्या ना बहुत सारे ट्रायल लेते हैं, ऑब्वियसली कोर्ट है, देखो लंबा टाइम लेगा। अब क्या होता है, कोर्ट जो है वो क्या ऑर्डर निकालेगा, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उनको जो लगता है वो ऑर्डर निकालेगा। या तो वो बोल सकता है कि कॉन्फिस्केट करो, क्या बोलेगा, कॉन्फिस्केशन, है ना, एक तो ये बोलेगा, या तो कॉन्फिस्केशन करो या फिर वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कॉन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी वो बोल सकता है। अब इसमें क्या होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, सेंड करेगा, क्या सेंड करेगा, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू, किसको, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को। तो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब किसको सेंड कर रहा है, कॉपी, एओ को। अब ये जो है उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर। उस ऑथोराइज्ड ऑफिसर को इसने एक कॉपी सेंड करी, उसमें क्या करता है, इशू करता है नोटिस ऑफ अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सर ये ऑथोराइज्ड ऑफिसर का मतलब ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली कॉन्फिस्केट कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा, नोटिस देगा, और ये नोटिस इंग्लिश और वर्निकुलर लैंग्वेज में जो होता है अरेंज होगा। नोटिस ऑफ द कॉपी जो होगा वो कहाँ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो जनरल जो भी मेंशन होता है जो इंग्लिश और वर्निकुलर लैंग्वेज में होता है, प्रॉपर्टी हैज़ बीन कॉन्फिस्केटेड अंडर द एक्ट एंड वेस्टेड एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसे कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर निकाल दिया है तो प्रॉपर्टी के सारे राइट जो होते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अब मोदी जी खुश हो जाएंगे, उनके पास एक और प्रॉपर्टी आ गई, उनकी असेट में एक और असेट बढ़ गई। यस सर। अब क्या होता है, ऑथोराइज ऑफिसर जो मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ही ये लोग होते हैं। अब वेयर जैसे ही ऑर्डर आता है, ऑथोराइज ऑफिसर क्या करते हैं, इनका काम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेंगे, इशू और नोटिस करेंगे, किसको, अथॉरिटीज़ को और पर्सन को हैविंग दी कस्टडी ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल ऑफ दी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या करेंगे, स्पीडी और जो भी इनका होता है एक्सपेंसेस मेंटेन करने का सारा काम करेंगे। अब इनके पास राइट है कि अब इनके पास प्रॉपर्टी आ चुकी है, इन्हें उस प्रॉपर्टी का क्या करना है। ये मैनेजमेंट कौन करता है प्रॉपर्टी का, तो सर ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी को संभाल कर रखेंगे। मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस करवाया था, ठीक है। अब मैनेजमेंट भी कौन करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेंगे, जिनको ऐसा लगता है अगर जो कभी कभार महंगी प्रॉपर्टी होती है तो उनको किस तरीके से मेंटेन करना, उसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रोविजंस दे रखे हैं कि हम इस तरीके से जो है वो मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो विदिन 7 डेज में, जैसे ही उसका पोजीशन आया है, वो राइटिंग में क्या करेगा, जो भी पर्सन होंगे उनको इन्फॉर्म करेगा इन राइटिंग 7 डेज में, ठीक है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, अब आ जाओ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से हम एग्रीव्ड है, तो क्या हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम जो है वो उनके खिलाफ बोले। वी डोंट हैव एनी राइट कि हम उनके खिलाफ बोले कि भाई ये तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ऑब्वियसली है, वी हैव अ राइट, हम जा सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा हमारी बात, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनेगा हमारी बात। तो अब हम सब लोग जाएंगे ए के ऑर्डर के खिलाफ, ए के ऑर्डर के खिलाफ 80 में, ठीक है। यानी कि
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ एटी में जाएंगे। अब एटी का इन्होंने कंपोजिशन दे रखा है कि देखो, अब कंपोजिशन सब में सेम होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 2 मेंबर होते हैं, जुडिक्शन दे रखा है, एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी इन्होंने दे रखी है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन क्या होता है। तो ये समझ लो कि एटी की आपको हर जगह मिल जाएगी कि बताओ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऐसा होना चाहिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वैसा होना चाहिए। बस हमको तो ये पता है कि भाई हमारे पास पावर है कि हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जा सकते हैं, हमारे पास पावर है कि हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जा सकते हैं, या डिसीजन कैसे लेते हैं वो ये हमें कोई मतलब नहीं। हम खाली अपील कितने दिन में कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं 45 डेज़ में, हमारे लिए ये काम का है, ठीक है। बाकी तो और हाँ, हम हर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की ये बॉडी और सब में सेम होती है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, 45 डेज़ में एटी के पास जा सकते हैं। क्या सर हमें एक्सटेंशन चाहिए, देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि एटी से हमें एक्सटेंशन चाहिए अपील इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज़, तो क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है? यस सर, 45 डेज़ का आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। और इसके बाद एटी के बाद आप कहाँ जाएंगे, तो बोलेंगे ये एटी जो है वो हाई कोर्ट जैसा ही काम करता है, तो फिर तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट निकल जाओगे। हाँ जी, कितने दिन में, 60 डेज़ में। हाँ बस यही होता है, यही होता है। अब मेरी बात सुनना, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, मान लो अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है और कोई अथॉरिटी है, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए जनरली 1 साल का टाइम होता है, रेक्टिफिकेशन के लिए 1 साल का टाइम होता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर पास द अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 साल का टाइम जो होता है, लेकिन आप उसके अलावा कहीं अपील में नहीं जा सकते, मतलब आप कहीं और चले गए तो फिर ये ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं होते हैं। आप अपील टू हाई कोर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग ए से ए के पास जाएंगे, अगर हमें लगेगा तो हम 60 डेज़ में कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ ए, फिर यहाँ ए से एटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल से तुम निकल जाओ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट एक जैसे ही होते। कितने दिन का टाइम है तुम्हारे पास, 60 डेज़ का टाइम है। एंड देन इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई तुम्हारे जो भी ऑर्डर आए वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, और हाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को जो है वो 6 मंथ में कंप्लीट कर देगा। 6 मंथ में ये प्रोसीडिंग्स उनकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जनरली हर जगह कोर्ट का एक ही रूल होता है, इतने टाइम में हम प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे, इतना ये हम कर लेंगे। अब आता है कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। एक पनिशमेंट तो मैंने आपको बता दी थी, बहुत ही स्टार्टिंग में बता दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर 6.46 पे आपको पेनल्टी दे रखी है। अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, या फिर आप नोटिस या फर्निश का कंप्लाई करने में फेल हो गए, ठीक है, तो फिर आपको कौन कौन सी पेनल्टी लग सकती है, बस आपको वो थोड़ी सी पढ़ के याद रखनी। याद भी नहीं रखनी क्योंकि लिखा हुआ है, खाली आपको पता होना चाहिए 6.46 पेज पर ये है। और इसी के साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ 47 मिनट्स में कंप्लीट